दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। आखिरी बार आपने कब सुना था कि कोई देश दूसरे देश के एयर बेसिस पर मिसाइलें दागे और हमलों का शिकार देश हमलावर मुल्क को थैंक यू कहे, ये कहते हुए कि शुक्रिया आपने हमें पहले बता दिया। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऐसे अंजाम का अंदाजा किसी को नहीं था। तीनों देशों ने युद्ध के घोषित मकसदों को पूरा किए बिना कदम पीछे हटाने की घोषणा कर दी। हालांकि मिसाइलें अब भी गिर रही हैं, पर भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के उदाहरण से हमने ये जाना है कि सीज फायर का असर आने में एक एंटीबायोटिक जितना समय तो लग ही जाता है। ये लड़ाई अगर वाकई रुक गई तो ये आकलन होगा उसके बाद कि लड़ने वालों को इससे मिला क्या, और क्या ये अंदेशा भी है कि जब मकसद पूरे नहीं हुए हैं तो ये झगड़ा फिर से शुरू हो सकता है। आधिकारिक बयानों में इजरायल और ईरान में सीज फायर पर सहमति हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का ऑल राइट गाइज सब कंट्रोल में है वाला पोस्ट भी आ गया है। ईरान ने भी कह दिया है कि तुम नहीं लड़ोगे तो हम भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन दोनों देशों के बीच वो अब भी जारी है जिसे मध्य प्रदेश में झूमा झटकी कहते हैं। क्या शांति स्थापित होगी? हुई तो जून 2025 की इस लड़ाई को इतिहास में किस तरह याद किया जाएगा, यही समझेंगे आज। अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दुनियादारी। Brought to you by Hire and New India Assurance. इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर के बाद 24 जून की सुबह डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टर्स से पहली बार रूबरू हुए और बोले, आई एम नॉट हैप्पी विद इजरायल, आई एम नॉट हैप्पी विद ईरान ईदर, बट आई एम रियली अनहैप्पी विद इजरायल। उन्होंने कहा कि वो इजरायल और ईरान दोनों से नाखुश हैं क्योंकि दोनों ने ही सीज फायर का उल्लंघन किया है। इससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को सोशल मीडिया पर भी चेतावनी दी थी कि वो अपने पायलट्स को वापस बुला ले। इसके बाद एक और पोस्ट आया कि इजरायल ने फाइनली अपने पायलट्स और फाइटर प्लेन्स वापस बुला लिए हैं। 24 जून का दिन कुछ ऐसा ही था। सीज फायर लागू हुआ और कुछ ही घंटों में उसकी वायलेशन की भी खबरें आने लगी। सब समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक हालिया टाइमलाइन। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बमबारी की। इस दिन लड़ाई में अमेरिका की प्रत्यक्ष एंट्री हुई, परोक्ष तो बहुत पहले से थी। 23 जून को ट्रंप ने सिचुएशन रूम में सलाहकारों से मुलाकात की। दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर हमले किए, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसके बाद हुई। 23 जून की रात ईरान ने कतर में अमेरिका के जो एयरबेस है जिसका नाम अल उदीद है, वहां पर जवाबी हमला किया। लेकिन इस हमले से पहले ईरान ने कतर को चेतावनी दे दी, जिससे मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गई और कोई नुकसान नहीं हुआ। 24 जून की सुबह सोशल मीडिया पर ट्रंप का पोस्ट आया। लिखा कि अगले 12 घंटे में दोनों देशों के बीच पूरी तरह से सीज फायर लागू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और पोस्ट में कहा कि इजरायल और ईरान दोनों शांति प्रस्ताव लेकर के मेरे पास आए थे, अब वो रास्ते से भटके तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। लेकिन ये सब सीज फायर का एक सिरा मात्र है। अब दूसरा सिरा देखिए। रॉयटर्स ने इस बाबत एक रिपोर्ट छापी है। लिखा है कि अमेरिका ने जो सीज फायर प्रपोज किया है उसमें ईरान को मनाने में कतर का हाथ है। ट्रंप ने कतर के अमीर से फोन पर बात की थी और ये कहा था कि हमें सीज फायर के लिए इजरायल की रजामंदी मिल गई है, आप ईरान को राजी कर लीजिए। हालांकि ट्रंप ने अपने किसी भी पोस्ट में कतर को कोई भी श्रेय, कोई भी क्रेडिट नहीं दिया है। सीज फायर का तीसरा सिरा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल पहले से ही जल्द से जल्द सीज फायर करना चाहता था क्योंकि उसकी सेना, गोला बारूद और खजाने पर काफी बोझ पड़ रहा था। वापस लौटते हैं टाइमलाइन पर। इधर ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजरायल रुकता है तो हम भी रुक जाएंगे। हालांकि बाद में ईरान की स्टेट मीडिया ने सीज फायर की पुष्टि कर दी। इजरायल की तरफ से भी सहमति आई कि हम भी सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन बात बनी ही थी कि बिगड़ने की खबर आ गई। हमले कथित तौर पर फिर से शुरू हो गए। खबर आई कि ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी और बदले में इजरायल ने भी हमला किया। ईरान ने कहा कि हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हम तो शांत हो गए हैं, लेकिन इजरायल जवाबी हमले के लिए तैयार था। इजरायल के रक्षा मंत्री ने पोस्ट करके लिखा कि हमला करोगे तो चुप नहीं रहेंगे, आईडीएफ को आदेश चला गया है। तभी ट्रंप का एक और पोस्ट आया, अब से सीज फायर लागू हो गया है, इसे तोड़िएगा मत। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more.
इस पूरे एस्केलेशन से युद्ध या युद्ध जैसे हालात से तीनों पक्षों को हासिल क्या हुआ, अब ये समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी कि क्या ये तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। 22 जून 2025 की रात अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। ट्रंप के लिए ये ऑपरेशन चलाना उनकी अब तक की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा रिस्क था, जोखिम था। ऐसा क्यों? पॉइंट्स में समझिए इसको। पहला कारण, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और मीडिया ने इस हमले को अनप्रेसिडेंटेड अटैक का तमगा दिया, अभूतपूर्व हमला। यह हमला अमेरिका की तरफ से 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की जमीन पर पहली सीधी कार्रवाई थी। इससे पहले जो भी हुआ वो या तो पर्शियन गल्फ में हुआ, या जिसको अरेबियन गल्फ कुछ लोग कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर के जरिए हुआ या प्रतिबंधों के जरिए, लेकिन ये सीधा हमला था। इससे पहले जॉर्ज बुश हो या ओबामा, ट्रंप का पहला कार्यकाल हो या जो बाइडेन, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। मिलिट्री पावर के इस्तेमाल की नज़र से भी देखें तो हाँ कहा जा सकता है कि यह हमला अनप्रेसिडेंटेड था। 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स एक साथ मिशन पर थे। अमेरिकी इतिहास में इतनी बड़ी B-2 डिप्लॉयमेंट कभी नहीं हुई। मिशन 37 घंटे चला, जिसमें 18 घंटे की लगातार उड़ान भी शामिल रही। इसके अलावा 125 फाइटर जेट्स एक साथ थे, टैंकर एयरक्राफ्ट साथ थे, और फिर GBU-57 को भी आप नहीं भूल सकते। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम था। ये बम अब तक सिर्फ टेस्ट में इस्तेमाल हुए थे, जंग में कभी नहीं हुए थे। हालांकि अभी क्लियर असेसमेंट नहीं हो सका है कि उससे ईरान में कितना नुकसान हुआ, लेकिन इतना तय समझा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की टाइमलाइन पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के इतिहास में कुछ काले अध्याय भी हैं। इसको समझने के लिए इतिहास की ओर लौटना होगा। साल 2003 जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, दावा था कि सद्दाम हुसैन के पास ऐसे हथियार हैं जिससे दुनिया को खतरा है। इन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर यह कदम उठाया गया, ये नाम उसको दिया गया। लेकिन जंग के बाद ये कभी भी साबित नहीं हो पाया कि सद्दाम हुसैन के पास ऐसे हथियार थे। अमेरिका की लीगल पोजीशन वहीं से बिखर गई थी। अमेरिका को अफगानिस्तान की जंग में भी चाहे परिणाम नहीं मिले। 20 साल की लड़ाई लड़ी गई, $2 ट्रिलियन बहाए गए, और नतीजा क्या हुआ? तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। अस्थिरता जस की तस। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ही ये वादा कर चुके थे कि वो अमेरिका को उसके फॉरएवर वॉर से दूर ले जाएंगे, लेकिन फिर परिस्थितियां बनी ऐसी, और फिर सारी की सारी बातें दरकिनार करके ट्रंप ने ये जोखिम उठाया। जब वो जोखिम ले रहे थे तो उनका उसके बाद अगला सवाल ये पूछा गया कि क्या ये सब कुछ यहीं रुक जाएगा या एस्केलेशन लैडर पर कदम दर कदम दोनों देश बढ़ते चले जाएंगे। आशंकाएं और बढ़ी जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, अमेरिकी बेस पर हमला किया। सबको लगा कि अब जंग होगी, लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ट्रंप सामने आए और ईरान को धन्यवाद दे दिया। बोले कि थैंक यू ईरान, तुमने बता दिया पहले, इसलिए कोई जान नहीं गई। इसके कुछ वक्त बाद उन्होंने सीज फायर का भी ऐलान कर दिया, यानी फुल सर्कल। पहले अमेरिका शांति की अपील करता दिखा, फिर हमला किया, बम गिराया, और आखिर में खुद ही बीच बचाव वाली इमेज भी पेश कर दी। सच जो भी हो, दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की गई कि सब कुछ अमेरिका के मुताबिक हो रहा है। इस बीच दुनिया के बाकी बड़े देश जैसे चीन और रूस सिर्फ देख रहे थे। ये तो हमने भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल एंगल से बताया। अब जरा घरेलू हालात के, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हालात के नजरिए से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ अपने सपोर्टर्स को संतुष्ट किया, बल्कि विरोधियों की भी बोलती बंद करने में वो कामयाब रहे। मागा गुट में शुरुआती झिझक जरूर थी, जो कि उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला समर्थक ग्रुप है। टकर कार्लसन जैसे कुछ चेहरे इस हमले के खिलाफ थे, लेकिन उनकी आशंकाओं पर पानी फिर गया जब जंग लंबी नहीं चली। कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ और अर्थव्यवस्था भी कंट्रोल में बनी रही। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया, जहाज भी चलते रहे, कारोबार भी चलता रहा, बाजार भी संभल गया। अब बात इजराइल की करते हैं, उनको क्या मिला? कुछ पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट, 13 जून 2025 को सब कुछ शुरू हुआ। इजराइल के ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन। इसके तहत ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी की गई। नतांज, इस्फहान पर नुकसान भी हुआ। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को और टॉप जनरल्स को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शुरू होने के 48 घंटे के भीतर इजराइल ने तेहरान के एयर स्पेस पर, जो उनका आसमान है, उस पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया। ईरानी एयर डिफेंस को बड़ा झटका लगा। इजराइल ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विध्वंसक रहा है। इस लिस्ट में एक और ऑपरेशन जुड़ गया।
रिपोर्ट्स का कहना है कि इजराइल ने ईरान के अंदर तक जाकर के मिसाइल लॉन्चर्स के पास, उनके मिसाइल लॉन्चर्स के पास अपने ड्रोन्स प्लांट कर दिए थे, जिसकी वजह से ईरान जवाबी हमला करने में उसको मुश्किलें हुई। दूसरा पॉइंट, असली खेल तब हुआ जब इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में खींच लिया। अमेरिकी बॉम्बर्स ने वो काम किया जो इजराइल अकेले नहीं कर सकता था। फॉर्दो जैसे बंकर बेसमेंट प्लांट को उड़ाने के लिए जो हथियार चाहिए, आप जानते हैं कि वो सिर्फ अमेरिका के ही पास थे। इससे कूटनीतिक तौर पर दो बातें साबित हुई। एक, इजराइल अकेला नहीं है। दो, अमेरिका का साथ पाकर के इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, तस्वीर के बड़े फ्रेम को देखिए। मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस भी इस कॉन्फ्लिक्ट में बदली हुई दिखी। ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नीति टूट गई। लेबनान में हिजबुल्लाह और गजा में हमास कमजोर पड़ चुके थे। सीरिया में बशर अल असद की सरकार ढह गई थी। अगर यमन से हूतियों के कुछ एक हमलों को छोड़ दें तो ईरान का पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क इस कॉन्फ्लिक्ट से गायब था। ये तो हुए जियोपॉलिटिकल फायदे। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर घरेलू सियासत पर भी पड़ा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस लड़ाई के ठीक पहले एक संकट का सामना कर रहे थे। 11 जून को उनकी संसद को डिसॉल्व करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव पास तो नहीं हुआ, लेकिन उस प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद राजनीतिक तौर पर वो कमजोर जरूर दिखने लगे थे। उनके गठबंधन के एक साथी ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सारे ख्याल ठंडे बस्ते में चले गए। पूरी इजरायली पॉलिटिक्स की हवा फिजा बदल गई। विरोधी दलों ने भी ईरान पर हमले का समर्थन किया। इजरायली संसद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड तक ने साथ खड़ा होना जरूरी समझा। वो कभी गजा में युद्ध विराम की बात करते थे और अब ईरान पर हमले का समर्थन कर रहे थे। जनता का क्या कहना था? इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक सर्वे का ब्यौरा दिया है। उसके मुताबिक 70% जनता इजराइल की हमले के साथ थी। यहूदी इजरायलियों में 83% समर्थन था। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री पावर से इतर है। इस लड़ाई में राजधानी तेहरान की सड़कों पर बम गिरे, इमारतें तबाह हुई, वैज्ञानिक मारे गए, टॉप जनरल्स की मौत हुई, एयरबेस उड़ गए, लेकिन इस्लामी गणराज्य की कुर्सी नहीं डगमगाई। अयातुल्लाह खमेनेई अपनी जगह मौजूद रहे। ईरानी क्रांति की विचारधारा भी जीवित रही। इजराइल की ओर से बार बार ऐसे बयान आए जिसमें रजीम चेंज का, तख्ता पलट का मकसद साफ हो रहा था। नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू होने के बाद ही कहा था कि इस ऑपरेशन का अंजाम ईरान में तख्ता पलट होगा। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा था कि खमेनेई का वजूद अब नहीं बच सकता। रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि इजराइल उन्हें अपने ऑपरेशन के दौरान टारगेट करना चाहता था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। बाद में ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर अली खमेनेई की हत्या की आशंका को हाईलाइट किया, लेकिन अब ये 12 दिन बीत गए हैं इस बात को, और इसके बावजूद भी इस्लामी क्रांति सही सलामत है। इस दौरान सत्ता की मशीनरी ईरान में चलती रही और सैन्य क्षेत्र में भी जवाबी कार्रवाई जारी रही। ईरान ने इजराइल के कई शहरों को टारगेट किया। इजराइल पर इस तरह का हमला एक अरसे के बाद हुआ। मिसाइलें दागी गईं, कुछ रोके भी गईं, लेकिन कुछ इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को भेद करके गिरी भी। दुनिया को यह मैसेज गया कि ईरान के पास जवाब देने की कुव्वत है। साथ ही कतर के अल उदीद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ये खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। हालांकि ईरान ने हमले से पहले चेतावनी दे दी थी, लेकिन दुनिया में और अपने भीतर ईरान में डोमेस्टिक तौर पर यह मैसेज अली खमेनेई ने दे दिया कि वो अमेरिका को भी जवाब देने की ज़रूरत पड़ने पर जवाब देने की कुव्वत रखते हैं। आखिरी बिंदु, IAEA की माने तो ईरान के पास अब भी करीब 400 किलो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम बचा हुआ है। ये 60% तक एनरिच्ड है। एक परमाणु बम के लिए करीब 42 किलो 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत होती है। संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया, यानी 9-10 बमों के लायक सामग्री भी बचा ली गई है। अगर ये यूरेनियम बचा लिया गया है तो ईरान इसका इस्तेमाल आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका पर दबाव डालने के लिए कर सकता है। नेगोशिएशन में ये एक बार्गेनिंग चिप की तरह काम कर सकता है और उसके बम बनाने का विकल्प भी अभी बचा हुआ है। कुल जमा बात यह कि ईरान ने इस पूरे संघर्ष में भले ही ठोस नुकसान उठाया, लेकिन उसके बदले में हासिल की वैचारिक ताकत, राजनीतिक स्थिरता और कूटनीतिक मोर्चों पर सहानुभूति भी। वो है, होता क्या है जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, इस तरह के वॉर्स की बात करते हैं, तो हर एक कंट्री, हर एक पार्टी कहीं ना कहीं अपने क्लेम्स, अपना नैरेटिव चला के जीत का जश्न मनाने की कोशिश करते हैं। वैसी सिचुएशन तो यहाँ पे आ गई है। वो इसलिए कि
जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि वो इसमें बीच में आके एक मध्यस्थता करके सीज़ फायर करवा गए। तो कहीं ना कहीं बताने के लिए एक चौधराहट जो होती है कि हम चौधरी, हमारे पास ये लोग आए और हम चौधरी थे और रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने जो एक अपनी पोजीशन बताई कि हम कहीं भी रिटेलिएशन के लिए रुकेंगे नहीं, अटैक्स हमारा चलता रहेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप उनके स्टेटमेंट्स को देखें, बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो वो एक जीत की पोजीशन, एक सेलिब्रेशन के मोड में है और मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही कि वहाँ सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं। तीसरी तरफ इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि हमने तो अटैक किया, उसके बाद अमेरिका आके हमें साथ दे रहा है जो हमेशा देता है, और हम जीत की तरफ हैं और आगे भी हम इसी तरीके से करते रहेंगे। सच्चाई जो भी हो, ग्राउंड रियलिटी जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये तीनों जो ट्रायंगुलर शेप में विनिंग सिचुएशन जो बनी हुई है, वो आपके सवाल का यही जवाब है कि मैं उससे अग्री करता हूँ कि एक सिचुएशन बन गई है कि सारे अब तीनों पार्टीज़ जो है अपनी विनिंग सिचुएशन को क्लेम कर रहे हैं। बाकी 400 किलो यूरेनियम वाली गुत्थी से अगर आप चिर परिचित नहीं हैं तो आज का ललन टॉप शो आप देख सकते हैं। उसमें हमने बात की है कि अगर ईरान के पास ये स्टॉक है तो वो उसका किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्या इस लड़ाई को, इस तनाव को, इस मतभेद को फुल स्टॉप लग चुका है या आगे आने वाले समय में वॉर फ्रंट फिर से खुल सकता है। फिलहाल दिन भर की कुछ सुर्खियां देखिए। पहली सुर्खी, इस्लामी सहयोग संगठन OIC ने भारत पाकिस्तान के संबंध में एक टिप्पणी की है जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। 21 से 22 जून के बीच तुर्की के इस्तांबुल में OIC की 2 दिवसीय बैठक हुई जिसमें इस संगठन ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौते जारी रहने चाहिए, भारत को सिंधु समझौते का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस संगठन ने भारत में मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार और अलगाव का आरोप लगाया और इस पर चिंता जताई। भारत ने इन टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है, साफ कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान के दबाव में आ रहे हैं। ये भी कहा कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर जम्मू कश्मीर पर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। OIC एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 57 सदस्य देश शामिल हैं जिनमें से अधिकांश मुस्लिम बहुल देश हैं। दूसरी सुर्खी भारत चीन संबंधों से जुड़ी है। ये तस्वीर देखिए, इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल साथ नजर आ रहे हैं। ये मुलाकात 23 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में हुई। वांग यी ने इस मौके पर कहा कि चीन और भारत को अपनी दोस्ती को बढ़ावा देने की दिशा में साथ मिलकर के काम करना चाहिए ताकि दोनों देशों को आपसी फायदा हो। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुद्दों को समझदारी से संभालना जरूरी है ताकि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहे। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और सीमा विवाद के बाद संबंधों को सामान्य करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। दिन भर की अन्य खबरों के लिए न्यूज़ रूम चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ईरान में रिजीम चेंज यानी कि सत्ता में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि इससे अराजकता फैल सकती है। ये बयान ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के बाद आया है। इस जंग में यूएस की एंट्री के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट को रोकने के साथ साथ ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन भी कराना चाहते हैं। अली खamenei के बाद गद्दी पर कौन काबिज होगा, इसकी लिस्ट तैयार की जाने लगी थी, लेकिन अब ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए दी ललन टॉप।